हिंदुओं, यदि आप राम भक्त हैं तो इस राम मंदिर की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, जो इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय और ऊंचा राम मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1890 में सुब्बा रेड्डी और रामा रेड्डी दो भाइयों के द्वारा कराई गई थी और बाद में यहाँ पर दो विशालकाय गोपुरम बनाए गए, जिसमें एक गोपुरम की ऊंचाई 170 फीट है और दूसरे गोपुरम की ऊंचाई 210 फीट है, जिसमें 11 मंजिलें और 5 कलश विद्यमान है। इस मंदिर के बाहर जो हमारे प्रभु की आकृतियां बनी हुई हैं, उन्हें देखकर ऐसा अनुभव होता है कि मानो देवताओं ने अपने हाथों से आके बनाई हो। इस मंदिर की शिल्पकला और वास्तुकला देखते ही बनती है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी की पूजा होती है। इस मंदिर का नाम कोडंडा राम मंदिर है और यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित है, जो प्रभु श्री राम को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की जानकारी सभी हिंदुओं को होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आगे 3 लोगों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा आगे 3 लोगों को शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हमें जिंदा रखने के लिए मदद करें। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 1769, 1769। 7 जनवरी 1769 को मराठों ने नागपुर से जानोजी को उस वक्त का चांदा यानी आज का चंद्रपुर, वहां भागने के लिए मजबूर कर दिया। हरिपंत फड़के ने नाना फडणवीस को एक पत्र भेजा है। नारायण राव को श्रीमंत ने आगे भेज दिया है। फौज के साथ श्रीमंत नागपुर गए हैं, वहां लड़ाई हुई। श्रीमंत का आरोग्य ठीक नहीं है। रमाबाई यानी माधवराव की सुविद्य पत्नी रमाबाई पुणे निकल चुकी है। अब ये नागपुरकर भोसले के चाप पर बनी आई, क्योंकि माधवराव तो सीधा नागपुर में बैठा था। तो ये जो आपस में लड़ पड़ रहे थे ना, ये तीनों भाई भोसले बंधु, ये सब तीनों भाई एक साथ आ गए। अब चंद्रपुर से गनिमी युद्ध मराठों से लड़ने जानोजी सज्ज हुआ और उसके साथ ये दोनों भाई भी आ गए। महिपतराव दिनकर गुप्ते ये एक जानोजी का सरदार था। इसको चंद्रपुर का सारा कारोबार सौंप के गनिमी युद्ध लड़ने के लिए जानोजी चंद्रपुर से निकल पड़ा। जानोजी का और एक निष्ठावान था, नरहर बल्लाळ रिजगुड़। अब ये पूर्णा के तट पर आमने सामने की इन दोनों में लड़ाई हो गई, मराठों में और जानोजी में। इस लड़ाई में नरहर बल्लाळ रिजगुड़ लड़ाई में मारा गया। 10 जनवरी 1769 को ये लड़ाई मित्रों हुई है। वैशिष्ट ये है कि रात भर ये लड़ाई चलती रही। जनरली आपने देखा होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ाई करने की एक रीत चली आ रही थी गत कई हजार साल से, लेकिन अब ये रीत पूर्ण तरह से हमने ही तोड़ दी। यही मतलब हुआ, क्योंकि ये लड़ाई रात भर चली है। प्रातः समय रिजगुड़ के प्राण गए। नागपुर तो पहले से हाथ में था, अब चंद्रपुर भी जानोजी नहीं बचा पाया। तो पेशवा ने क्या किया? पेशवा ने सेना को 2 विभागों में बांटा। एक विभाग चंद्रपुर की तरफ भेजा और दूसरे को जानोजी के पीछे लगा दिया। अब पाटलाग पाटलाग करने के जो हमारे मास्टर हैं, मराठा के तत्कालीन मास्टर, वो है हमारे सखाराम हरिगुप्ते और बाबूराव। ये 2 धुरंधर आपने सुना होगा। कर्नाटक में सखाराम हरिगुप्ते जी ने हैदर को पसीना ला दिया था। अब ये 2 धुरंधर उनको जानोजी के पीछे लगा दिया। अब ये दोनों को तो काम तो सीधा था, अशक्य प्राय तो नहीं लग रहा था। मावड़े भी उनके साथ थे, तकरीबन 50,000, और सामने जानोजी की सेना कितनी थी? मात्र 9,000 की।
अब दूसरी दिशा में और एक कट्टर राष्ट्रभक्त गोपालराव पटवर्धन और रामचंद्र गणेश कानड़े थे। अब उनको भी जानोजी के पीछे माधवराव ने लगा दिया। जानोजी भोसले जंगलों में घेर लिया गया। देवाजी पंत कैद में मराठों की छावनी में ही बैठा था। अब वहां बैठे बैठे उसने एक फेक न्यूज फैला दी। पुणे पे हमला करने के लिए जानोजी प्रयत्नशील है और सब कुछ राख करने पे तुले हैं। अब ये एक फेक न्यूज देवाजी पंत ने प्लांट कर दी। हंगामा भाई मच गया पुणे में, लोग भागने लगे। एक एक बैलगाड़ी को लिखा है 25 रुपए देने तक पुणेकर तैयार हो गए। बताओ, प्लान सीधा था, पेशवा को नागपुर और चंद्रपुर में उलझाओ, तब तक हम कुछ कांड करके दादा साहेब को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। एक इसी प्रकार का पत्र जानोजी ने देवाजी पंत को लिखा। ये जानोजी ने देवाजी पंत को लिखा जरूर है, लेकिन ये पत्र पेशवा के हाथ लगने की तजवीज भी देवाजी पंत ने की कि भाई पत्र जानोजी का देवाजी पंत को है, लेकिन इसे पेशवा के हाथ पड़ना चाहिए। षड्यंत्र देखो और खेल देखो देवाजी पंत का। अब जैसे सोचा था वैसे हुआ। प्रश्न का प्रभाव पेशवा पर भी पड़ा। पेशवा चिंता में। चंद्रपुर को तुरंत छोड़ पुणे की दिशा में निकलने के आदेश हो गए। फरवरी 19 से फरवरी 22 तक पुणे में जैसे मित्रों प्रलय आ गया था। प्रलय। हिंडनबर्ग आपको याद है ना? अडानी के शेयर भी उस वक्त धड़ाम से जो गिर पड़े थे, आपको याद होगा। हिंडनबर्ग, सेम हिंडनबर्ग की कॉपी अलग तरह की पुणे में हो गई फरवरी 19 1769 को। अब 23 तारीख आते 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 सत्य बाहर आने लगा। सत्य बाहर पूर्ण आया तो पेशवा ने खुद सामने आके खुलासा किया और वातावरण को शांत करने के प्रयास किए। आप देखो, देवाजी पंत जैसे बुद्धिजीवी, आज का जो डीप स्टेट है ना, उसको हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। अब इन जैसे बुद्धिजीवी है ना, यही खेल रचते हैं और यही सत्ता पलट भी कर सकते हैं। इसका उत्तम उदाहरण ये है। गलत नैरेटिव, फेक न्यूज, सेटिंग और आधा सच आधा झूठ, ये क्या कहे इसे, राजनीति कहे, कूटनीति कहे, इसका अहम हिस्सा तो मानवीय सभ्यता में रहा ही है। आप देखते ही हो, उसका उदाहरण मैंने अभी दे दिया। परेशानी तब बढ़ती है जब एकाध समाज के जो जीवन मूल्य होते हैं ना, इस पे ये लोग आघात करते हैं। जब उस समाज के अस्तित्व को धोखा निर्माण होता है ना, तब परेशानी बढ़ती है। और हमारे जैसे मनुष्य, विशेषता सनातनी, जो भेड़ बकरी की तरह या सिम में या पापी जीवन नहीं समझ के वो जीवन नहीं गुजारना चाहता, तो प्रखर विरोध करने सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी सभ्यता इतनी सहिष्णु है कि 1200 में, मतलब 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर माऊली ने कहा था, खडांची वैखरी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परांचे जड़ो मैत्री जीवे। खड़ों की यानी राक्षसों की वो हत्या नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे कि राक्षस वो मनुष्य है तो वो आत्मा का ही, वो परमात्मा का ही वो अंश है। उसकी सिर्फ ये जो गलत सोच है ना, वैखरी है ना, वैखरी आप जानते हो ना, वैखरी के बारे में मैंने बताया आपको। 3 वाणियां जो होती हैं तो वैखरी है। वैखरी उसकी सोच को, उस गलत सोच को
त्याग देने की बुद्धि ज्ञानेश्वर ईश्वर से मांगते हैं। बताओ, मुसलंडे तो धर्मांतरित हो गए, तो ये सब संस्कार भूल गए। अब उनको यही कीड़े मकोड़ी की तरह इस दुनिया से जाना होगा। अब हो गया उनके भुगतु, और क्या बोलूं। विदर्भ में जानोजी 1 महीने से ज्यादा भागदौड़ कर रहा था। ये भी उसका दुर्भाग्य है, हा? उसके पीछे अब असली 2 शेर लगे हुए थे। एक था रामचंद्र कानड़े और दूसरे थे हमारे गोपाल राव पटवर्धन। अब नारोशंकर होते, मल्हारबा होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जानोजी सेटिंग कर पाता, लेकिन उसके पीछे थे गोपाल राव। भाई विश्व के आखिरी कोने तक कहीं भी जानोजी छिपा रहता। गोपाल राव उसको छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि गोपाल राव को हिंदवी स्वराज्य के आगे कोई नहीं दिखता था। ना पेशवे दिखते थे, ना कोई मराठी सरदार दिखता था, ना ब्राह्मण दिखता था, ना क्षत्रिय दिखता था, कोई नहीं दिखता था। शीघ्र कोपी आदमी था। उनको सिर्फ उनकी निष्ठा जो थी वो हिंदवी स्वराज्य के प्रति थी। बाकी पूरा इतिहास तो मैं यहां नहीं दोहराऊंगा, आप तो जानते ही होंगे उनका व्यक्तित्व क्या था। व्यक्तित्व बिल्कुल सीधा साधा था गोपाल राव का। प्रातः समय आप प्रातः विधि करके स्नान संध्या करके 1000 सूर्य नमस्कार से दिन शुरू हो जाए। गोपाल राव का दिन 1000 सूर्य नमस्कार से शुरू होता था। बताओ, इस 1 महीने की भागदौड़ में जानोजी मेदक पहुंचा। घबरा के फिर वहां से नजदीकी चित्तूर का जंगल है, वो चित्तूर के जंगल की ओर दौड़ा। हरिपंत फड़के का एक और पत्र है 13 मार्च का। हरिपंत फड़के लिखते हैं, श्रीमंत की फौज यानी गोपाल राव कनकपुर के गोदावरी के उत्तर तट पहुंची। भोसले यहां से 30-35 किलोमीटर दूरी पर चिनूर के जंगल में है। गोपाल राव अभी ब्रह्मपुरी में है। ब्रह्मपुरी से मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर भोसले की राह देख रहे हैं। कूटनीति और राजनीति ये दोनों मित्रों विदर्भ में चरम पे थी। मावड़े लगातार जानोजी के पीछे पड़े थे। पुणे से पेशवा ने वकील के जरिए मुधोजी भोसले से संपर्क साधा और मुधोजी को अपने पक्ष कर लिया। ये माधवराव की तात्कालीन कूटनीति की बड़ी जीत थी। कारण पेशवा विरोध में, जैसे मैंने ऊपर कहा, ये तीनों भाई एक साथ आए हुए थे। अन्य 5 सरदारों उनके जो निष्ठावान सरदार थे, माधवराव ने उन सभी पर जब्ती के आदेश दे दिए। जब्ती के आदेश जाहिर है फौरन अमल में लाए गए। नौकर चाकर परिवार सब कैद में डाले गए। उनकी वतन जो थी, वतने थी, जागीर थी, घरबार थे, हवेलियां थी, सब पेशवा ने सब जब्त कर लिया। सत्ता की ताकत जो होती है ना, वो माधवराव ने आज नागपुर वालों को बता दी थी। 4 महीने से यानी दिसंबर से ये चूहा नागपुर कर भोसले और पेशवा का चूहा बिल्ली का खेल लगातार जारी था। लेकिन अब आया था मार्च। मध्य प्रदेश में अब गर्मी बढ़ने लगी थी। यहाँ हमारे मावड़ के जो मावड़े थे, उनके घोड़े भी थक चुके थे। लोगों का यानी दोनों पक्ष के लोग मैं कह रहा हूं, दोनों पक्ष के पक्षों के जो मावड़े थे, उनका हाल भी अब खस्ता हो रहा था। तो मराठों के शिविर से संधि की आवाज उठी। बड़ी मुश्किल से गोपाल राव को इस संधि के लिए मनाया गया। ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि देवाजी पंत की बुद्धि की उपज ये संधि की आवाज थी।
देवाजी पंत ने कैद में बैठे बैठे संधि को आवाज दे दिया था। बड़े मुश्किल से गोपाल राव माने। हर हाल में उसे अपने स्वामी जानोजी भोसले को बचाना था। ये है देवाजी पंत। देवाजी पंत ने कैद में बैठे बैठे पेशवा से भेंट वार्ता की। पेशवा से गोपाल राव को मनाने की गुहार लगाई, जो पेशवा ने मान ली। पेशवा ने फिर गोपाल राव से प्रत्यक्ष मुलाकात की, उसे समझाया बुझाया। मित्रों, देवाजी पंत की आप स्वामी निष्ठा देखो। क्या नहीं हुआ देवाजी पंत के साथ। मैं वैयक्तिक बोल रहा हूं, अच्छा था, बुरा था, देशद्रोह था, नहीं था, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। देवाजी पंत को देखिए। उनका देवाजी पंत कौन था? जानोजी का कारभारी था, एक प्रधान कर लीजिए आप। पेशवा ने कैद किया, उसका वैयक्तिक बारंबार पुणे बुला के अपमान किया गया। कैद के बाद उसके घर वालों पे जब्ती लाके उनको भी कैद में रखा गया। लेकिन देवाजी पंत के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था। बस अपने अन्नदाता, अपनी रियासत को बचाना ही उसका लक्ष्य रहा है। वैसे और एक व्यक्तित्व को आपने तो सुना होगा, भास्कर राव कुलकर्णी को देखो। भास्कर राव कुलकर्णी कौन था? अफजल खान का वकील था। जाहिर है महाराज विरोधी था। अब जब प्रतापगढ़ के नीचे अफजल और श्री शिवराय की जो मीटिंग थी, उस शामियाने में ये भास्कर राव कुलकर्णी भी था। जब श्री शिवराय ने अफजल का पेट फाड़ा तो तुरंत महाराज पर भास्कर राव कुलकर्णी ने तलवार उठाई। महाराज ने जाहिर है वार तो बचा लिया, लेकिन भास्कर राव की तरफ देखा। भास्कर राव को चेतावनी दी कि पंडित, खेल मत कर, मुझे ब्रह्म हत्या का पापी मत बना। लेकिन हमारे इस अफजल खान स्वामीनिष्ठ भास्कर ने दूसरी बार फिर जब वार किया तो महाराज ने सर तन से जुदा कर दिया। मैं भास्कर राव का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, बस आपको स्वामी निष्ठा दर्शा रहा हूं। काश भास्कर राव कुलकर्णी मराठों के पक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। वंदे मातरम।